आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट हो गया। ये एग्रीमेंट 9 महीनों के लिए। क्या पाकिस्तान 9 महीनों में अपने आप को अपने कदमों पे खड़ा कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इस एग्रीमेंट के लिए बिलावल भुट्टो ने कितना काम किया, अमेरिकन एम्बेसी ने कितना काम किया और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कितना काम किया और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कितना काम किया, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इस एग्रीमेंट का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, आवाम को इसकी कितनी भारी कीमत भुगतना पड़ेगी, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। बहरहाल 8 महीने की कोशिश के बाद आईएमएफ राज़ी हो गया और आईएमएफ अब 12 जुलाई को अपने एग्जेक्टिव बोर्ड में पाकिस्तान का इशू रखेगा और इसके बाद $1.1 बिलियन पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। और ये पाकिस्तान के लिए जो आर्जी अरेंजमेंट किया गया, ये 9 महीनों के लिए किया गया और इस आर्जी अरेंजमेंट में $3 बिलियन जो है वो आईएमएफ पाकिस्तान के हवाले करेगा और पहली किस्त जो है वो $1.1 बिलियन होगी। और प्राइम मिनिस्टर का ये भी कहना है कि इसके साथ ही $2 अरब सऊदी अरेबिया से आ जाएंगे और शायद 1 या 1.5 अरब यूएई की तरफ से भी आ जाए और उसके बाद पाकिस्तान माशी तौर पे मुस्तहकम हो जाएगा और अगले 9 महीने पाकिस्तान कम से कम डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बाहर होगा। अब सवाल यह है कि क्या इस 9 महीनों में पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा हो सकेगा या नहीं होगा, तो इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े लूप होल्स हैं, इतनी बड़ी खौफनाक किस्म की छाननी है कि आप उसके ऊपर से जितना भी पानी डालते जाएं, जितने भी पैसे डालते जाएं, वो नीचे से निकलते चले जाते हैं। क्योंकि हमने ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पाल रखी हैं, हमारे ऐसे ऐसे खर्चे हैं कि जिसकी बुनियाद पे हम पाकिस्तान के अंदर सरमाया को रोक नहीं सकते। देखें, इकॉनमी बड़ी सिंपल है कि आप या तो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर आप चीज़ बेच रहे हैं और जो कुछ आप बेच रहे हो वो जो कुछ आप ख़रीद रहे हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए। वैसे फ़र्ज़ कर लें कि आप के अखराजात जो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो हैं $40 बिलियन। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बाहर से हम $40 बिलियन की प्रोडक्ट मंगवाते हैं, तो अब हमारे पास कम से कम $80 बिलियन की ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए कि जो हम मुल्क से बाहर भिजवा रहे हैं। तो अब अगर हम मुल्क से बाहर ज़्यादा चीज़ें भिजवा रहे हैं और बाहर से कम चीज़ें आ रही हैं, तो फिर हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। फिर हमारे पास $40 बिलियन एक्स्ट्रा होंगे, सरप्लस होंगे और उससे मुल्क चलेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ट्रेजेडी ये है कि हम बाहर कम बेच रहे हैं और बाहर से मंगवा ज़्यादा रहे हैं और उसकी वजह से एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक खौफनाक किस्म का फिनोमेना क्रिएट होता है पाकिस्तान में और वो हमारी इकॉनमी को खा गया। और अब सवाल ये है कि हम इस फिनोमेना को ठीक क्यों नहीं कर लेते। उसकी 4 बड़ी वजूहात है। पहली वजह तो ये है कि हमने पाकिस्तान में आज तक इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं होने दी और अगर कोई डेवलप हो रही हो तो हमें 2-4 साल के बाद कोई ऐसी चुल उठती है कि हम उसको बंद कर बैठते हैं। लिहाजा ज़ाहिर है बेचने के लिए हमारे पास कुछ होता नहीं। और दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान में सरकारी अखराजात बहुत ज़्यादा है, यानी सिर्फ वफाक के पास 90,000 गाड़ियाँ हैं और इन गाड़ियों के अखराजात आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। आपने पेट्रोल इसमें खर्च करना है, फिर आपने इसकी सफाई करवानी है, फिर आपने इसकी मेंटेनेंस करवानी है। आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि 90,000 गाड़ियों का पाकिस्तान जैसे मुल्क में, छोटे से मुल्क के अंदर इतना बड़ा फिनोमेना। और इसके मुकाबले में मैंने पिछले दिनों बताया था कि यूके के अंदर जो वफाकी गवर्नमेंट है उसके पास सिर्फ 86 गाड़ियाँ, 86 गाड़ियाँ। तो पाकिस्तान में जब इतनी ज़्यादा सरकारी गाड़ियाँ सिर्फ वफाक के पास होंगी तो अब आप जितना भी बाहर से सरमाया डालते जाएंगे वो सरमाया निकलता जाएगा। तीसरी वजह यह है कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, यानी हम 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। अब 25 करोड़ लोग, अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक शख्स रोज़ाना सिर्फ 2 रोटियाँ खाता हो, यानी 2 रोटियां एक शख्स खाता हो, तो रोज़ कितनी रोटियां चाहिए हमें रोज़ाना 50 करोड़ रोटियां चाहिए। अब इसके साथ साथ आप पानी का अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर एक आदमी 10 गिलास पानी पीता हो रोज़ाना, तो इस 10 गिलास को मल्टीप्लाई करें आप 25 करोड़ से, तो अब आपको खुद अंदाज़ा लगेगा कि सिर्फ पीने का पानी इंसान को कितना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। फिर इनके लिए स्कूलिंग है, फिर इनके लिए हेल्थ है, फिर इनके लिए रहने की जगह है, फिर इनके लिए रोज़गार है। तो ज़ाहिर है ना रोज़गार हो सकेगा, ना हेल्थ का इशू सॉल्व हो सकेगा, ना एजुकेशन का बंदोबस्त किया जा सकेगा, ना ही लोगों को डेवलप किया जा सकेगा, ना ही लोगों को समझाया जा सकेगा। तो तीसरी वजह यह है कि हमारी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हमारी आबादी है और जब आबादी इतनी ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर पाकिस्तान को चलाना मुमकिन नहीं होगा। और चौथी और आखिरी चीज़ ये है कि हम एक इज्तिमाई बेहिसी का शिकार हैं। हम पाकिस्तान को खुद नुकसान पहुँचाते हैं। जब पाकिस्तान चल रहा होता है तो
तो हमको ऐसी ब्रेक लगाते हैं कि पाकिस्तान 20 साल पीछे चला जाता है। आप देख लीजिए, एक ब्रेक 2017 और 2018 में लगी थी, सी पैक पाकिस्तान के पास था और मियां नवाज शरीफ उस वक्त मुल्क को ठीक चला रहे थे, उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक तजर्बा किया कि चलते जहाज़ से हमने पायलट उतारा और उसी जगह एक ऐसा पायलट बिठा दिया जिसको कोई तजर्बा भी नहीं था और ना ही उसके अंदर अहलियत थी, और तीसरा वो मानता भी नहीं था, तो उसने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो आपके सामने तो ये 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी मजबूत नहीं हो रही। अब अगला सवाल ये कि क्या 9 महीनों में हम बेहतर हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि 9 महीनों में हम पटरी पे आ सकेंगे। बस 9 महीनों में हम सिर्फ 2 काम कर सकेंगे पाकिस्तान में, और शायद आने वाले दिनों में उनका कोई फ़ायदा हो। पहला तो जो काम है वो ये कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट से बच जाएगा, और जो बहुत ज़्यादा ख़तरा था पाकिस्तान के अंदर डिफ़ाल्ट का, वो टल गया। और दूसरा ये है कि हम नए इलेक्शन करवाने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये IMF का पैकेज ना आता तो इस गवर्नमेंट ने 1 साल अपने आप को एक्सटेंड कर लेना था और उसके बाद इलेक्शन जो थे वो कटाई में पड़ जाने थे। लेकिन अब क्योंकि पैकेज आ गया और उसके साथ इकानमी को थोड़ा सा सहारा मिल गया, पाकिस्तान डिफ़ाल्ट के ख़तरे से बाहर निकल गया, तो अब इमीडिएटली मियां नवाज शरीफ बिलखसूस कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए। और इन इलेक्शनों के लिए गवर्नमेंट 13 अगस्त का इंतज़ार नहीं करेगी, ये 11 या 12 अगस्त को गवर्नमेंट तोड़ देंगे। अब सवाल ये गवर्नमेंट क्यों तोड़ेंगे, उसकी वजह यह है कि अगर गवर्नमेंट अपनी कुदरती मुद्दत पूरी करती है तो फिर इलेक्शन 60 दिन के अंदर होना ज़रूरी है, आइन ये कहता है। लेकिन अगर हुकूमत इसको तोड़ दे तो फिर इलेक्शन 90 दिनों में होंगे। तो गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी कि 1-2 दिन पहले गवर्नमेंट को तोड़ के इलेक्शन नवंबर में ले जाए जाएँ, और नवंबर में जाने का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 2 फ़ायदे होंगे उसके। एक तो मौसम ज़रा अच्छा हो जाएगा, इलेक्शन ज़ाहिर है वोटर्स बाहर निकल सकेंगे नवंबर में। अक्टूबर में थोड़ा सा मौसम बहुत अच्छा नहीं होता, गर्मी फिर भी रहती है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोशिश है कि नवंबर तक इलेक्शंस को खींच लिया जाए ताकि पंजाबियों को घर से बाहर निकलते हुए तकलीफ ना हो। और दूसरी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बाहर से आना है, और मियां नवाज शरीफ साहब जब आएंगे, और ज़्यादा ख्याल ये है कि शायद ये सितंबर में आएंगे, और जब ये सितंबर में आएंगे तो इनके पास इतना टाइम होना चाहिए कि ये कैंपेन कर सकें, ये अपने वोटरों को मोबिलाइज कर सकें और इनके वोटर अपने घरों से बाहर निकल सकें। तो मियां नवाज शरीफ के लिए भी टाइम चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए 1 महीना मज़ीद हासिल करने के लिए गवर्नमेंट तोड़ेगी, असम्बलियाँ तोड़ेगी। ये अपनी कुदरती मुद्दत से गवर्नमेंट ख़त्म नहीं करेंगे, असम्बली ख़त्म नहीं करेंगे। अब अगला सवाल ये है कि ये जो पैकेज हुआ है, क्या इसका कुछ फ़ायदा है या इसका कोई नुकसान है? इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान है। पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट के ख़तरे से निकल गया। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। पहले दिन मंडे को जब स्टॉक एक्सचेंज कल खुली तो 2486 पॉइंट से इजाफा हो, जो पाकिस्तान में रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में आज तक किसी भी दिन में एक दिन के अंदर इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हुई, इतने ज़्यादा पॉइंट्स स्टॉक एक्सचेंज में बेहतर नहीं हुए। तो ये एक बहुत बड़ा कमाल था। दूसरा, साथ ही मंडे के दिन 5 रुपये डॉलर की कीमत में कमी आ गई, जो जिससे ज़ाहिर पाकिस्तानी रुपया मजबूत हुआ, और इसके साथ साथ सोने की कीमत में 8,800 रुपये कमी होगी, जिससे सोना भी पाकिस्तान के अंदर बेहतर हो गया और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में उससे इजाफा हुआ। और दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि इलेक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि अब इससे पहले जब इलेक्शंस के बारे में सोचा जाता था कि होंगे या नहीं होंगे, तो उसमें जो मेन रीज़न थी वो ये थे कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक नहीं होगी तो ये PDM की जमातें किस मुंह से आवाम के पास वोट लेने के लिए जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि थोड़ी सी ढारस मिल गई है, थोड़ी सी रिलीफ मिल गई है, तो अब ये अपने इन्हीं मुँहों के साथ बाकायदा वोट मांगने के लिए आवाम में जा सकते हैं। तो कुछ रिलीफ मिल गया, और उस वजह से अब ये फ़ायदा ये है कि इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे, और वो जो एक लंबी केयर टेकर गवर्नमेंट का या एक कौमी गवर्नमेंट का या फिर मार्शल लॉ का जो ख़तरा था वो भी इसके साथ टल गया। अब हम आते हैं नुकसानात की तरफ। तो पहला नुकसान जो वो होगा पाकिस्तानी आवाम का कि पाकिस्तान में बिजली की कीमत में 8.25 रुपये इजाफा हो जाएगा पर यूनिट। 8.25 रुपये पर यूनिट बहुत ज़्यादा इजाफा है, और पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि लोग इतना इजाफा अफोर्ड कर सकेंगे। गैस की कीमतों में 50% इजाफा हो जाएगा, और उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने लिख कर दिया है IMF को कि हम बिजली की और गैस की कीमतों में इजाफा करें, और इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होगा, क्योंकि अब पेट्रोल की कीमत से भी किसी जगह से रिलीफ नहीं मिल सकेगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट किसी भी दौर में, अब अगले मेरा ख्याल है 6-9 महीने तो दूर, अगले 3 साल तक किसी किस्म की एमनेस्टी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च नहीं कर सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने लिख कर दिया IMF को कि हम किसी किस्म की एमनेस्टी जो है वो स्कीम लॉन्च नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस में भी इजाफा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिख कर दिया है कि हम टैक्सेस में भी इजाफा करेंगे, और ये बाकायदा एग्रीमेंट है।
और अगर गवर्नमेंट इस एग्रीमेंट को वायलेट करती है तो फिर IMF अगली किस्त नहीं देगा और उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट के ख़तरे के शिकार हो जाएगी। अब हम इस तरफ आते हैं कि इस सारे मामले में मदद किसने की। तो बिलावल भुट्टो ने इसमें बड़ा काम किया। इन्होंने 2 बार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया एंटनी ब्लिंकन के साथ, और उन्होंने उनको तैयार किया और उन्होंने फिर पाकिस्तान की सिफारिश की। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन सफारत खाना है उसने बड़ा काम किया, और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अपने दोस्त मुल्कों को मोबिलाइज़ किया और इन्होंने भी IMF को समझाया, बल्कि पाकिस्तान की बड़ी हद तक गारंटी दी, और उसके बाद फिर ये एग्रीमेंट हो सका। और इसमें हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी दाद देंगे कि ये खुद पेरिस गए और वहाँ पे इन्होंने MD के साथ खुद डायलॉग किए, 3-4 मरतबा डायलॉग किए, और इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को साइड पे कर दिया क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के साथ IMF डील करने के लिए तैयार नहीं था। और उसकी वजह ये थी कि साक डार साहब ने IMF को बाकायदा थ्रेट किया था। एक तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास प्लान B है और हम उस पर चले जाएंगे, और IMF इसको बाय करने के लिए तैयार नहीं था। दूसरा, इन्होंने ये कह दिया कि जियो पॉलिटिक्स हो रही है। फिर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम हथियाने के लिए कोशिश की जा रही है। फिर ये भी कह दिया गया था कि ये लोग इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो IMF इस बात पर बहुत ज़्यादा नाराज़ था और इस वजह से साक डार के साथ वो मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो प्राइम मिनिस्टर खुद गए और फिर खुद इन्होंने राम कर लिया, और उसके बाद IMF ने एग्रीमेंट करने का फैसला कर लिया। तो एक तो प्राइम मिनिस्टर और बिलावल भुट्टो का इसके अंदर बड़ा किरदार है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हमने अपनी इकॉनमी को बेहतर करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा। तो हमें कुछ चीज़ों का फ़ैसला करना पड़ेगा। ये जो हम कर्ज़ की मैं से अपनी खुशी का एहतमाम कर लेते हैं, हमें कम से कम ये बंद करना पड़ेगा। पाकिस्तान एक मकरूज़ मुल्क हो चुका है, और हमारा जो भी वज़ीर ख़जाना होता है, जो भी वज़ीर ख़ारजा होता है, उसका एक ही काम होता है कि कशकोल लेके पूरी दुनिया में फिरता रहे, हर मुल्क के पास जाए और वहाँ से इमदाद इकट्ठी करे। हमें ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी तारीख होगी, कौन सा ऐसा सन होगा, कौन सा ऐसा महीना होगा जब पाकिस्तान अपने सारे कर्ज़े अदा करेगा और उसके बाद कोई कर्ज़ा नहीं लेगा। दूसरा, जो सरकार के ख़र्चे हैं उन्हें कम करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो सरकारी सतह पे बहुत ज़्यादा खर्चे करने वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है, जो पाकिस्तान जैसा मुल्क या पाकिस्तान जैसे अवाम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हुकूमत पाकिस्तान को ये अखराजात बंद करने पड़ेंगे। तीसरा, वो तमाम तजारती इदारे जो हुकूमत पाकिस्तान के गले में पड़े हुए हैं और वो मसलसल पाकिस्तान इकनॉमिकली ब्लीड कर रहे हैं, उन सबको या तो बेचना पड़ेगा या उनको बंद करना पड़ेगा। तो हुकूमत पाकिस्तान को ये कड़वा घूंट एक बार भर लेना चाहिए। और चौथी और आखिरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर इसराफ बहुत ज़्यादा है, हर जगह पे फजूल खर्ची की जाती है। आप बिलावल भुट्टो साहब को देख लें कि बिलावल भुट्टो जापान गए और वहाँ पे एक गरीब मुल्क जिसकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो ख़ुद भी वहाँ गए, उनके अपनी हमशीरा आसफा साहिबा को भी अपने साथ ले गए, 12 उनके साथ और लोग हैं। और जिस तरह वहाँ पे वो लोगों के साथ डील कर रहे हैं वो भी आपके सामने है कि जिन लोगों ने इनके साथ मेहरबानी करनी है वो झोंके मिल रहे हैं, और जो हमारे वज़ीर ख़ारजा जो है इनकी नेक स्टिफ है, और जिस तरह वो सलाम ले रहे हैं ऐसे लगता है कि कोई बड़ा किंग जो है किसी छोटे मुल्क के अंदर आ गया। तो ये जो तर्ज़ हुकूमत है, ये जो तर्ज़ रिहाइश है, ये जो तर्ज़ ज़िंदगी है, हमें इसको भी तरक करना पड़ेगा। और आखिरी चीज़, हमें पूरी कौम को तैयार करना पड़ेगा कि भाई काम करो। जब तक काम नहीं करेंगे पाकिस्तान खुशहाली की मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है कि जिसमें 25 करोड़ लोगों में से हार्डली सिर्फ 2 करोड़ लोग काम करते हैं। 23 करोड़ लोग अपने घरों में बैठ के सिर्फ ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनका वही तरीक़ाकार है जो हुकूमत का तरीक़ाकार है कि यहाँ से मांग के इधर जाके ख़र्चा करके वहाँ पे मूँछों को ताऊ दे लें। तो गवर्नमेंट भी यही कर रही है और आम आदमी भी ये कर रहा है कि वो अपने फूफा से कर्ज़ा लेके, अपने कज़न से कर्ज़ा लेके, अपने घर की टूटियाँ बेच के, अपने घर के फ्रिज बेच के वो जश्न मनाते हैं। तो ये जो एक तर्ज़ ज़िंदगी है, इसको हमें बंद करना पड़ेगा और एक सादगी इख्तियार करनी पड़ेगी। अगर हम सादगी इख्तियार नहीं करते तो आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान फिर आने वाले दिनों में चलने के काबिल नहीं रहेगा। इतनी ज़्यादा आबादी और इतने कम वसाइल, पाकिस्तान कैसे चल सकेगा। और ये भी याद रखें कि इस IMF का जो पैकेज है उसके साथ जो महंगाई में इजाफा होगा वो भी खिड़की तोड़ होगा, क्योंकि 29% पे इस वक्त पाकिस्तान की महंगाई है। पूरे साल में 29% महंगाई थी, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले नहीं आई। और इस 29% के अंदर अगर 10% और आ गया तो पाकिस्तान के अंदर लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा।